हेलो एंड वेलकम टू क्लास। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है और इसी पेपर का हम आज सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। विल स्टार्ट्स आवर सेकंड यूनिट दैट्स अबाउट द कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ वेरियस कंट्रीज, राइट। तो सेकंड यूनिट में जो हमारा मुख्य फोकस रहेगा वो रहेगा विभिन्न देशों के संविधानों के बारे में जानने का और उनकी आपसी तुलना करने का, कंपैरिजन करने का। आपको पता है कि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था की झलक, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम का जो ब्रीफ होता है वो वहाँ के संविधान में होता है और संविधान के द्वारा हम वहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विभिन्न देशों के संविधान किस तरीके से हैं, उसके क्या फीचर्स हैं, वो कैसे बने। इन विभिन्न देशों में जो मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि अब इस यूनिट के बाद हमारा जो चैप्टराइजेशन या जो एक्सप्लोरिंग शुरू होगी वो मुख्यतः विश्व के 5 प्रमुख देशों पर, जो कंट्रीज है वर्ल्ड की, उन पर फोकस रहेगा। वो कंट्रीज है ब्रिटेन, जिसको हम यूनाइटेड किंगडम या यूके बोलते हैं, यूएसए अमेरिका, तीसरा है चाइना, चौथा स्विट्जरलैंड एंड पांचवा फ्रांस। तो हम पूरे ही इस पेपर में इन पांचों देशों की राजनीतिक और संस्थाओं और राजनीतिक सिस्टम के बारे में जानेंगे। उनके कार्यपालिका, उनकी व्यवस्थापिकाएं, उनकी न्यायपालिका के बारे में, वहाँ के राजनीतिक दलों के बारे में और राजनीति पे इफेक्ट डालने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं हम यूनिट वाइज उनके बारे में जानेंगे। तो जो हमारा सेकंड यूनिट है वो इन पांचों ही देश, जो पांचों कंट्री है, इन कंट्रीज के संविधान के बारे में जानने का यूनिट है। तो संविधान के बारे में जानने का यूनिट है। संविधान के बारे में जानने के लिए सबसे पहले जो दिया गया है, आधार दिया गया है, वो है संविधान के सामाजिक और आर्थिक आधार। यानी इन कंट्रीज के संविधान जब बने तो उनके पीछे जो सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर कौन से थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था पर वहाँ की सामाजिक व्यवस्था का बहुत फर्क पड़ता है ना। सोशल कंडीशंस जहाँ पे जैसी होगी वहाँ पे वैसे ही एक पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप होगा। किसी भी देश को देख लीजिए आप, क्योंकि राजनीति पैदा कहाँ से होती है? समाज से ही होती है। पहले समाज होता है, उसके बाद राजनीति आती है। तो जैसा समाज होगा वैसी ही वहाँ पे राजनीतिक व्यवस्थाएं होगी। जैसी आर्थिक व्यवस्थाएं उस समाज में रहेगी, उन आर्थिक व्यवस्थाओं के अनुरूप ही वहाँ पे एक पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप होगा। तो हम किसी भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम के बैकग्राउंड में रहे सोशल इफेक्ट्स और इकोनॉमिकल इफेक्ट्स को अगर समझ पाते हैं तो हमें वर्तमान में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस तरह से डेवलप हुआ उसकी जानकारी आसानी से मिल जाती है। इसीलिए संविधान के पीछे के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन का संविधान, वैसे हम देखते हैं कि ब्रिटेन बहुत ही विकसित देश है, बहुत डेवलप्ड कंट्री है यूके, और एक ऐसा देश है जिसने कई वर्षों तक पूरी दुनिया पे लगभग राज किया हुआ है ना। वहाँ के लोकतांत्रिक जो मूल्य है वो बहुत ही प्रभावशाली है। स्वतंत्रता प्रेमी देश जिसको हम बोल सकते हैं ब्रिटेन है। तो ऐसे क्या कंडीशंस रही, क्या सोशल फैक्टर इस चीज़ के पीछे रहे कि ब्रिटेन ने इतने देशों पर अपना राज किया और किस तरह से अपने संविधान को इतना डेवलप्ड उन्होंने किया, ये सोशल फैक्टर उसके पीछे क्या रहे, इनको हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन की सामाजिक व्यवस्था या सोशल सिस्टम जिसने उसके संविधान बनाने में योगदान दिया। तो सबसे पहले जो इसमें बात आती है वो है ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था पर जातीय विभिन्नता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एथनिक डिफरेंसेस ऑन पॉलिटिकल सिस्टम। वहां के समाज में जातियां किस तरह से थी,
कि आज की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था जो हम देख रहे हैं वो डेवलप हुई। आप देखिए तो इसमें पढ़िएगा कि अनेक शहरों में वहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वह कम है और अनेक शहरों में ज़्यादा है। कई जगह विभिन्न जातियों के लोग बसे हुए हैं, श्वेत अश्वेत लोग भी हैं, श्वेत भी है, जातीय विभिन्नता बहुत है। और इस कारण वहाँ के संविधान ने इन सभी जातियों के अनुरूप अपने आप को ढाल दिया, जिससे वहाँ पे सभी को एक जो है एक सिस्टम मिले या जिसको एक अडॉप्ट करने में कोई आसानी नहीं हो। और सभी जातियों की तरह उस संविधान में सभी जातियों के लिए कुछ न कुछ अवश्य ही वहाँ पे उनके लिए उपयोगी हो, ऐसा संविधान वहाँ पे बन गया। दूसरा, राजनीतिक व्यवस्था पर भौगोलिक पृष्ठभूमि का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ जियोग्राफिक बैकग्राउंड ऑन पॉलिटिकल सिस्टम। जियोग्राफिक, किसी भी देश की भौगोलिक परिस्थिति क्या होती है, जियोग्राफिकल बैकग्राउंड का उस देश के बनने में बहुत ही एक अहम रोल होता है। और ब्रिटेन के बारे में आप अगर थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं जियोग्राफी वाले, तो आपको पता होगा ब्रिटेन चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ देश है, ठीक है। इंग्लिश चैनल उसको यूरोपीय महाद्वीप से पृथक करता है। इस भौगोलिक परिस्थिति का फायदा क्या मिला इंग्लैंड को? फायदा ये मिला इंग्लैंड को कि वह विदेशी आक्रमणों से हमेशा सुरक्षित रहा, पहली चीज तो, ठीक है। तो उसको कभी भी अपनी सुरक्षा की चिंता पे ना तो पैसा खर्च करने की आवश्यकता महसूस हुई, तो उस चिंता को उसने अपने डेवलपमेंट में लगाया। मतलब वो जो टाइम था उसने अपने आप को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने में लगाया। दूसरा, आर्थिक रूप से सुदृढ़ कैसे हुआ? क्योंकि चारों तरफ समुद्र था, तो समुद्री व्यापार में ये बहुत ही अव्वल रहा। समुद्र के रास्ते ये विभिन्न देशों में पहुंचा और उसने अपने व्यापार को पूरी दुनिया में इतना बढ़ाया कि व्यापार के साथ साथ उसने पूरी दुनिया के पॉलिटिकल सिस्टम को भी प्रभावित किया। तो भौगोलिक व्यवस्था, जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है किसी भी देश के संविधान पर, वही इंग्लैंड में हुआ। तीसरा, उच्च वर्गीय चेतना और रूढ़िवादी समाज, हाईली क्लास कॉन्शियस एंड कंजर्वेटिव सोसाइटी। ब्रिटेन में जो उच्च वर्ग है या हाई क्लासेस लोग हैं, वो ओपन माइंड के साथ साथ कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव भी हैं, वो रूढ़िवादी भी हैं। इसका मतलब ये है कि वो परिवर्तन के विरोधी नहीं हैं, वो परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि परिवर्तन के साथ साथ हमारा जो ट्रेडिशन है वो भी सुरक्षित रहे। प्राचीन जो संस्थाएं हैं, हमारे जो प्राचीन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी सुरक्षित रहे और हम अपनी अच्छी परंपराओं को साथ लेकर आगे बढ़ें या विकास का एक पड़ाव पूरा करें। ये वहाँ के संविधान लोगों के चरित्र में है, सामाजिक व्यवस्था का एक अंग है। और इसी कारण सबसे बड़ा आप देखिए कि ब्रिटेन विश्व का सबसे अच्छा लोकतांत्रिक देश होते हुए भी वहाँ पर उन्होंने जो आपको पता होगा, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि ब्रिटेन में अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब है कि संवैधानिक रूप से ब्रिटेन लोकतांत्रिक देश नहीं है, बल्कि संवैधानिक रूप से राजतंत्रात्मक देश है। वहाँ पर हेड ऑफ द नेशन आज भी क्वीन या किंग जो होता है वो होता है। तो आप देख लीजिए, इतना पुराना लोकतांत्रिक देश, इतने अपनी स्वतंत्रता के प्रति विचार रखने वाला देश, लेकिन उन्होंने अपनी परंपरा जो है वो छोड़ी नहीं है। और इसका सीधा सीधा जो प्रभाव है वो उसके संविधान पे देखने को पड़ा, उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं पर देखने को पड़ा कि उन्होंने लोकतंत्र के साथ साथ अपनी पुरानी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति आदर और सम्मान रखते हुए उसको भी अपने संविधान में जीवित रखा है। चौथा है सिक्षा पद्धति का राजनीतिक संस्कृति पर प्रभाव। वहाँ पे आप देखिए जो हाई क्लासेस लोग हैं वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाते हैं, ग्रामर स्कूल्स या जो आप कन्वेंट स्कूल्स जो बोलते हैं वहाँ पे है। जबकि जो दूसरा लेबर क्लासेस है या जो दूसरे जो मध्यम वर्गीय जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चे जो है वह सेकेंडरी और ये छोटी स्कूलों में या वहाँ पे पढ़ते हैं। वहाँ पे शिक्षा पाने के कारण वहाँ पे जो अभिजात वर्ग या जिसको एलिट क्लास कहते हैं हम, वहाँ के बच्चों में एक पॉलिटिकल एम्बिशंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जबकि जो लोअर क्लास लोग हैं उनके बच्चे चूँकि वो उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाते, तो इस कारण
उन बच्चों में पॉलिटिकल एम्बिशंस कम पाया जाता है। और ये दोनों ही क्लासेस कहीं ना कहीं आगे जाके पॉलिटिकल क्लैश का कारण बनती है। या ये देख लीजिए कि राजनीतिक व्यवस्था में फिर इन दोनों ही क्लास का एक बराबर इफेक्ट पाया जाता है, जो आगे हम जब इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर राजनीति मनोवृत्ति पर चर्च का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ चर्च ऑन पॉलिटिकल एटीट्यूड्स। लोगों पर वहाँ पे चर्च का क्या प्रभाव है। इंग्लैंड में मैं आपको बताऊं कि चर्च का बहुत प्रभाव है। अब चर्च वहाँ पे कई तरह के हैं। पोप आपने नाम सुना होगा। शुरू में जब इंग्लैंड में राजतंत्र हुआ करता था, मोनार्की हुआ करती थी, तो राजा पर पोप का बड़ा प्रभाव हुआ करता था। पोप जो कहता वैसे ही होगा। लेकिन धीरे धीरे पोप का प्रभाव कम हुआ, सामाजिक सुधार शुरू हुए। लेकिन कई तरह के चर्चेज वहाँ पे है, अलग अलग धर्मावलंबी, जैसे प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक है, अलग अलग है। तो कई बार कैथोलिक जो चर्च है, कैथोलिक चर्च के लोग वहाँ पे अल्पमत में है, तो उनको थोड़ी सी वहाँ पे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और आयरलैंड जो पार्ट है ब्रिटेन का, वहाँ पे हमेशा ही कैथोलिक अल्पसंख्यक रहे हैं। और आयरलैंड ने कभी भी इंग्लैंड को स्वीकार नहीं किया। अनेक बार असफल विद्रोह आयरलैंड के लोग कर चुके हैं। तो इस तरह से राजनीतिक व्यवस्था में जो कैथोलिक चर्च वाले हैं या कैथोलिक धर्मावलंबी है, वो कहीं ना कहीं उस राजनीतिक व्यवस्था से इतर चलते हैं। नेक्स्ट, जनसंपर्क माध्यमों का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ मास मीडिया। जनसंपर्क जो माध्यम है, जो मीडिया है, मास मीडिया का बड़ा प्रभाव है। वहाँ पे टीवी, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो बहुतायत में है, पहली बात। दूसरी चीज़, वहाँ पे सरकार के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त हैं। सभी जो मीडिया के एलिमेंट्स हैं उन पे सरकारी प्रभाव नाम मात्र के बराबर है। और तीसरी बात कि जनता वहाँ पे उच्च शिक्षित है। ब्रिटेन की जनता हाईली एजुकेटेड है और वो कंटिन्यूअस मीडिया के थ्रू जानकारी लेने का प्रयास रखती है, वो अवेयर रहती है। और इस कारण मीडिया के थ्रू अपने अधिकारों और अपनी जो लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, उनके कारकों के प्रति हमेशा अवेयर रहती है। तो ऑटोमेटिकली उसकी अवेयरनेस को देखते हुए वैसी ही पॉलिटिकल कंडीशन वहाँ पे जन्म ले लेती है, विकसित हो जाती है। फिर हम बात करते हैं ब्रिटेन के आर्थिक आधार। आर्थिक आधार में सबसे पहले आता है पूंजीवाद, कैपिटलिज्म जिसको हम बोलते हैं। ब्रिटेन हमेशा से, मैंने आपको बताया, एक व्यापारी देश रहा है। अब चूंकि वो समुद्र से घिरा हुआ था चारों तरफ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वहाँ पे गाँवों में बहुत कम लोग रहते हैं, खेती बहुत कम लोग करते हैं। बहुत जो न्यूनतम परसेंटेज होगा जो लोग खेती करते हैं। जब खेती कम होती है तो क्या होता है, कृषि जिस देश की कम होगी तो वो खाद्यान्न के लिए क्या करेगा, दूसरे देशों पर डिपेंड रहेगा या फिर अपने व्यापार को बढ़ाएगा। और इस कारण वहाँ पर औद्योगिकीकरण सबसे पहले आया। औद्योगिकीकरण आने से वहाँ पर व्यापारियों का हमेशा दबदबा रहा। शुरुआत में ब्रिटेन पूंजीवादी देश था। आप ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले बाहर निकली, वहाँ से व्यापार को अपने बढ़ाया, अनेक देशों में व्यापार किया। और इसी के साथ कल कारखाने, मशीनें, जिसको हम औद्योगिकीकरण कहते हैं, विभिन्न देशों से कच्चा माल लेके उन्हीं देशों को वापस से माल सप्लाई करना और उनको अपना मार्केट बनाना, ये इंग्लैंड का शुरू से ही काम था। बहुत से देशों की राजनीतिक व्यवस्था को उसने इस तरीके से प्रभावित किया, जिसको हम स्वयं भारत के जो लोग हैं वो भी उसको हम जानते हैं। फिर क्या हुआ, पूंजीवाद के प्रभाव को कम करने के कारक कुछ फैक्टर ऐसे आए पॉलिटिकल कंडीशन में इंग्लैंड की, जो कि मॉडरेट द इम्पैक्ट ऑफ कैपिटलिज्म को कम कैसे किया। कुछ ऐसे कारकपन पे, वो कौन कौन से कारण थे जिससे पूंजीवाद को थोड़ा सा वहाँ पे आने वाले समय में धक्का लगा या उसका प्रभाव कम हुआ। सबसे पहला तो ये था, इंग्लैंड में ज्येष्ठाधिकार कानून, लॉ ऑफ प्रिमोजेनिचर। प्रिमोजेनिचर का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ा परिवार में जो सबसे बड़ा पुत्र या जो होता है, वही परिवार का संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। और बाकी जो जितने भी छोटे भाई बहन जो भी होते हैं,
उनको परिवार में कुछ नहीं मिलता तो उनको अपनी सामाजिक स्थिति बनाने के लिए हमेशा ही अर्निंग के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और यही कारण रहा कि इंग्लैंड में धीरे धीरे एक मिडिल क्लास का उच्च वर्ग के लोग जो थे, ज्येष्ठ अधिकार कानून के अनुसार उनको तो एज इट इज अपने परिवार की संपत्ति मिल जाती थी, लेकिन जो दूसरे भाई थे, छोटे भाई थे, वो संघर्ष करते थे, उनकी कंडीशन थोड़ी सी कम होती थी। तो धीरे धीरे एक मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग का वहाँ पे प्रादुर्भाव हुआ या जन्म हुआ। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रचार ने श्रमिकों के जीवन पर प्रभाव डाला, जिससे समाज में उन्हें फिर से सम्मान प्राप्त हुआ। कैथोलिक जो चर्च को मानने वाले लोग थे वो संख्या में कम थे, अल्पसंख्यक थे, पहले उनको समस्या का सामना करना पड़ता था। फिर प्रोटेस्टेंट धर्म जब आया तो श्रमिक या जो लेबर क्लास थी उनके जीवन पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ा, उसकी नीतियों का। उन्होंने उनको मानना शुरू किया और जिससे समाज में उनको फिर से थोड़ा सा सम्मान प्राप्त हुआ। उन्होंने सोचा कि हम भी एक पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस वहाँ पे पैदा हुआ। देन ब्रिटेन में 1601 में गरीब कानून या पुअर लॉ बना, जिसके अंतर्गत मजबूर भिखारियों को खाना और कपड़ा दिया जाने लगा। उसके बाद उन्हें पॉलिटिकल राइट्स मिलने लगे, जिसके कारण पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बने वो लोग। उसके बाद फैक्ट्री कानून पास हुआ, जिसमें फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के बच्चों को और उन लोगों के लिए काम करने के घंटे तय हुए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलने लगी, उनका जीवन स्तर जो है वो सुधारने के प्रयास शुरू हुए। आपको पता है एक शब्द आता है, पिछली बार मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बताया होगा कि वेलफेयर कंट्रीज या वेलफेयर स्टेट्स क्या होते हैं। वेलफेयर स्टेट्स का मतलब ये होता है कि जब मजदूर वर्ग, आपको पता है हमारे यहाँ पर भारत भी एक लोक कल्याणकारी राज्य है, कैसे बना? अमेरिका और इंग्लैंड में जहाँ पे जो पूंजीवादी लोग थे, वहाँ पे जब लेबर क्लास बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तो उसकी रिवॉल्यूशन को या उसके आक्रोश को दबाने के लिए उनको फैसिलिटीज़ दी जाने लगी कि चलो अब तुम्हारे लिए भी ये फैसिलिटीज, ताकि उनको शमन किया जाए, उनको अग्रेसिव ना होने दिया जाए। वहीं से वेलफेयर स्टेट की शुरुआत हुई और ये लेबर पार्टी जब इंग्लैंड में जो प्रादुर्भाव हुई थी वह उसी वेलफेयरनेस का एक प्रभाव था। लेबर पार्टी की नीतियाँ, लेबर पार्टी, पॉलिसीज ऑफ लेबर पार्टी। आपको पता है इंग्लैंड में दो तरह की पार्टी है, कंजर्वेटिव और एक लेबर पार्टी, जिसको मजदूर दल ही बोलते हैं। मजदूर दल वहाँ पे पैदा हुआ और मजदूर दल ने अनेक बार, अब आने वाले समय में या वर्तमान समय में हम देखते हैं कि अनेक बार मजदूर दल की सरकारें भी बनी हैं। तो मजदूर दल जब भी सरकार में आया तो उसने अपने नीतियों से इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था जो पुराने समय से चली आ रही थी उसमें बहुत से चेंजेस करने की कोशिश की। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात जब लेबर पार्टी सत्ता में आई तो उसने कोयला खानों का राष्ट्रीय माइंस जो थी, कोल माइंसेज, वो राष्ट्रीयकरण का मतलब हो गया कि उस पर सरकारी नियंत्रण स्थापित कर दिया, वह निजी हाथों में या पूंजीवादियों के हाथों से निकाल दी गई। उसके बाद 1974 में सत्ता में आने के बाद उसने क्या किया, जलापूर्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया, बस उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 1975 में ब्रिटिश लीलैंड कार अंडरटेकिंग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस तरह से बहुत से बड़े बड़े उद्योग थे वो उनका नेशनलाइजेशन लेबर पार्टी ने किया और धीरे धीरे राजनीतिक व्यवस्था में जो पूंजीवादियों का प्रभाव था इस तरह से वो कम होने लगा। उसके बाद और जो कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स थे, समकालीन जो सरकारें थी, उन पर उस समय का ऐसा प्रभाव पड़ा कि इंग्लैंड का जो वर्तमान राजनीतिक स्टेटस हम देखते हैं वो धीरे धीरे रूप लेने लगा। जब 1979 में मार्गरेट थैचर कंजर्वेटिव पार्टी के थ्रू सत्ता में आई थी तो उन्होंने सत्ता में आने के बाद निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन और बाजारोन्मुखी व्यवस्था, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी को बढ़ावा दिया। पुनः एक बार वो मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ उन्होंने ध्यान दिया और जितने भी नेशनलाइजेशन किए हुए उद्योग थे वो ऐसे इंस्टीट्यूशन 1/4 इंस्टीट्यूशन वापस से निजी क्षेत्रों में दे दिए। यूरोप में यूरोपीय आर्थिक संघ आपको बनाए, EEC जिसको हम बोलते हैं, 1956 में उसकी स्थापना हुई थी, उसको वहाँ पे किया गया। उसके बाद धीरे 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 यूरोपीय संघ का प्रभाव काफ़ी देशों में फैला
जिनमें बहुत सारे देश हैं, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी आदि। उन्होंने साझा बाजारों की स्थापना की। कुल मिला के जो आर्थिक परिस्थितियाँ थी, हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, जो जिस तरह से इंग्लैंड की और आर्थिक परिस्थितियाँ और सामाजिक परिस्थितियाँ थी, उन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों ने वर्तमान में जो इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था है, तो आप देखेंगे कि बहुत ही एक गहरा प्रभाव डाला है। और किसी भी देश का संविधान या वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वह वहाँ की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों का ही आईना होते हैं। जैसा समाज में जो गतिविधियाँ चल रही होगी, उन गतिविधियों के माध्यम से ही वहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाएं पनपेगी। ये मुख्य उद्देश्य इस चैप्टर का रहेगा। तो एज इट इज़ मैंने इंग्लिश के नोट्स भी आपने डाले हैं। सोशल सिस्टम ब्रिटेन में कैसा रहा, उसके बाद कैसे लोग किस तरह से भौगोलिक जो द लैंड्स वगैरह है, क्लास, वही जातीय विविधताएं, रेस रिलेशंस आदि, और उसके बाद इकोनॉमिकल जो फैक्टर है वहाँ के, तो आप देखेंगे पता चल जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे इंग्लैंड का जो संविधान है उसकी विशेषताएं क्या है। अगले चैप्टर में इंग्लैंड के संविधान की विशेषताओं की हम बात करेंगे। आप आराम से डिटेल्स में इसको पढ़ सकते हैं, और अगर कहीं पे भी कोई आपको दिक्कत आए तो क्वेरीज मुझसे आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।